नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम पिछली कक्षाओं को फिर से संविधान की कंटिन्यू करने वाले हैं इस सेशन में। ठीक है, तो आप में से जो भी बच्चे अभी नए हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो हमारे जो पिछले इसके कंटिन्यू जो वीडियोज़ हैं उनको आई बटन पर क्लिक कर या हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जीके सेक्शन से आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के हम सेक्शन में जो संवैधानिक विकास हम पढ़ रहे थे उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम संविधान के विकास में 1909 के एक्ट को और 1919 के दो एक्ट हैं, ये दो ने हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे। तो हमने अभी तक 1600 से लेकर 1892 तक जो जिस प्रकार से क्रमिक विकास के क्रम को हमने पढ़ा है, हमने देख लिया है कि किस प्रकार से अभी तक शासन चल रहा है और शासन 1857 की क्रांति के बाद 1858 से किस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन हो गया है, जहां कंपनी को निष्कासित कर दिया गया है, कंपनी को रिप्लेस कर दिया गया है। ठीक है, तो 1858 के एक्ट के बाद से हम देखते हैं कि जो प्रशासन के अंदर भारतीयों को अर्थात स्थानीय प्रतिनिधित्व को महत्व दिया जा रहा है और निरंतर हमें स्थानीय प्रतिनिधित्व को वहां पर बढ़ाया जा रहा है ताकि हमारा जो असंतोष है वो उसको कम किया जा सके, भारतीयों के असंतोष को कम किया जा सके, जो कि 1857 की क्रांति में दिखाई दिया था। तो हम पढ़ने वाले हैं कौन सा पढ़ेंगे हम, भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद, अब ये सब परिषद अधिनियम हमने अभी तक पढ़े, ये तीसरा परिषद अधिनियम। ठीक है, आपने जो पिछले अधिनियम पढ़े हैं उनमें ये कौन सा अधिनियम है परिषद में? तीसरा। ठीक है, हमने अभी तक कितने परिषद अधिनियम पढ़े हैं? 2 पढ़ लिए। इससे पहले कौन कौन से मैं आपको रिकॉल कर देता हूं एक बार, कौन कौन से परिषद अधिनियम हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो पहला परिषद अधिनियम जो हमने पढ़ा था इससे पहले, देखिए आपने 1892 का पढ़ा और 1861 का इससे पहले, ये 2 परिषद अधिनियम हमने पढ़े हैं। जहां पर क्या होता है आपको, परिषद अर्थात काउंसिल, जहां काउंसिल से संबंधित नियम को महत्व दिया गया था, इसलिए ये परिषद अधिनियम थे। इससे पहले हम देखते हैं 1858 का जो अधिनियम था वो क्या था? शासन अधिनियम था, भारत शासन। ठीक है, भारत शासन अधिनियम था, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट था। अब देखेंगे 1909 तक ये 3 परिषद एक्ट हैं बेसिकली। 1909 वाला है ये भी परिषद अधिनियम, तो ये 3 काउंसिल एक्ट है। ठीक है, कंटिन्यूअस। इसमें क्या किया जा रहा है, काउंसिल को इंप्रूव किया जा रहा है, या जो विधान परिषद है उसकी जो संख्या है उसमें संख्या की वृद्धि की जा रही है और उसके जो नियम है उनमें सुधार किया जा रहा है। साथ ही जो भारतीयों का या स्थायी प्रतिनिधित्व है उसको बढ़ाया जा रहा है। तो देखिए, हम जब 1857 की क्रांति से पहले, 1857 क्रांति से पहले एक एक्ट आया था 1853 का। ठीक है, 1853 के एक्ट में क्या किया गया था, एक केंद्रीय विधानमंडल की स्थापना की गई थी। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि इसके बाद क्या हो गया, केंद्रीय विधानमंडल की स्थापना के बाद क्या हुआ, 1857 क्रांति हो गई। उसके बाद जो कंपनी का शासन था उसको चेंज कर कौन सा शासन आ गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हम डायरेक्ट नियंत्रण में आ गए। अब डायरेक्ट नियंत्रण में आने के बाद क्या हुआ, 1861 में जाकर फिर से काउंसिल एक्ट आया और प्रांतों में और केंद्र में, दोनों जगह प्रांतों में भी और केंद्र में भी विधान परिषद की स्थापना की जाती है। और साथ ही हम देखते हैं कि उसके बाद 1861 में जाकर देखते हैं कि जो प्रतिनिधित्व हमें प्रदान किया जाता है, किस प्रकार से प्रांतों को केंद्रीय विधान परिषद में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। ठीक है, 1892 के एक्ट में ही हम पढ़ते हैं कि 1892 में हमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन दिया गया,
किस प्रकार से कि प्रांतों को गैर सरकारी सदस्य जो कि 5 थे संख्या में, वो कहां से चुने जाने थे? 5 गैर सरकारी सदस्य प्रांतों से चुने जाने थे। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हम देखते हैं भारत परिषदन अधिनियम 1909। अब आप 1909 का अगर इतिहास का उस समय देखेंगे तो हम देखते हैं कि ऐतिहासिक रूप से देखते हैं तो 1907 में कांग्रेस की फूट हमें दिखाई देती है, जिसमें क्या हुआ था? कांग्रेस 2 धड़ों में नरम दल और गरम दल में बट गई थी। ठीक है, नरम दल में कौन थे? नरम दल में जैसे दादा भाई नेरोजी, आरसी दत्त। अब गरम दल में कौन थे? जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल, तीनों की जोड़ी थी। ठीक है, अरविंद घोष थे। तो इस तरह के नेता गरम दल में थे। जो गरम दल और नरम दल के टूटने का बेसिक कारण क्या था कि नरम दल जो था वो स्वराज की मांग थी, स्वराज्य की मांग थी, उसे कहां तक सीमित रखना चाहते थे? बंगाल तक। क्योंकि हम देखते हैं कि 1905 में क्या हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय, इस समय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन के समय क्या हुआ? 1905 में अंग्रेजों ने क्या किया? बंगाल का विभाजन कर दिया। अब बंगाल विभाजन क्यों किया गया था? बंगाल विभाजन किया गया था, अंग्रेजों की नीति थी कि फूट डालो और राज करो। 1857 क्रांति के बाद हम देखते हैं कि जो भारत में अंग्रेजों की नीति किस प्रकार से बदली। उन्होंने जो भारतीयों के अंदर फूट डालने का कार्य किया। तो बंगाल में मुस्लिम और हिंदू बहुल इलाकों को अलग अलग कर उनका विभाजन किया, जिसमें हम देखते हैं कि जो मुस्लिम थे वो इससे खुश थे, और जो बंगाल में सलीमुल्लाह जो नवाब था वो इसके जो बंगाल के विभाजन के विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन चला था, हम उसे बोलते हैं स्वदेशी आंदोलन। तो जो स्वदेशी आंदोलन बंगाल के लिए हुआ था उसमें वो शामिल नहीं थे, क्योंकि उनके लिए वो ठीक था। ठीक है, तो इस प्रकार की परिस्थितियां उस समय बन रही थी। और कांग्रेस में क्या मांग उठ रही थी? स्वराज्य की मांग उठ रही थी। ठीक है, उत्तरदायी शासन के लिए मांग उठ रही थी, क्योंकि 1885 में क्या हुआ था? कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, कांग्रेस का गठन हुआ था। ठीक है, तो अभी तक हम देखते हैं कि जो ये समय चल रहा है, इस समय तक जो राजधानी है वो कहां है? कलकत्ता है। कांग्रेस और गठन हम देखते हैं कि महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, गुजरात के इस वाले क्षेत्र में कांग्रेस का प्रभाव है। तो अब जो कांग्रेस में फूट हुई, तो कांग्रेस 2 दलों में, यह जो सूरत अधिवेशन था 1907 का, 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस किन 2 धड़ों में बट गई? नरम दल और गरम दल में। साथ ही हम देखते हैं 1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? मुस्लिम लीग की, जो मुस्लिमों के हक के लिए बनाई गई, या मुस्लिमों के हक के लिए वो क्या करती थी? उनकी आवाज को उठाने के लिए वो कार्य करती थी। ठीक है, और अपना पृथक अपनी मांगों को रखती थी। ठीक है, तो अब देखिए आप, एक तो कांग्रेस और एक मुस्लिम लीग हो गई, साथ ही स्वराज की मांग, और कांग्रेस में 2 दल हो गए, नरम दल और गरम दल। ठीक है, अब देखिए 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया, जिसने एक क्रांतिकारी आंदोलन खड़ा कर दिया, जिसे बोलते हैं स्वदेशी आंदोलन हो गया, और बहिष्कार किया गया किसका? अंग्रेजों का, और स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बाद कि भारत परिषदन अधिनियम जो 1909 में आया, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे और किस प्रकार से उसमें सुधार किए गए, क्या सुधार किए गए देखते हैं। ठीक है, तो 1909 के एक्ट में क्या सुधार किए गए ये देखते हैं हम। 1909 में देखिए 1905 से 1910 तक
भारत के वायसराय कौन थे? भारत के वायसरॉय थे कौन? मिंटो। कौन थे? लॉर्ड मिंटो। ठीक है, ये कौन थे? लॉर्ड मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो सेकंड। ठीक है, ये वायसराय तो फर्स्ट थे, लेकिन मिंटो दो गवर्नर्स हुए हैं, गवर्नर जनरल हुए हैं। एक थे मिंटो फर्स्ट, कौन थे? उसको मैं बता देता हूं आपको। ये थे मिंटो फर्स्ट। ये 100 साल पहले, देखिए हम कब है? 1905 में। जब आप इस तरह से सन को याद रखेंगे कि आप 100 साल या 50 साल का उसमें टारगेट उसके आसपास लेके जाएंगे तो आपको याद रहेगा। जैसे 1905 से 1910 कौन थे? सेकंड थे। लेकिन मिंटो फर्स्ट कब थे? ये थे 1807 से 1813 इनका कार्यकाल था। ठीक है, मिंटो के समय थे मेटकाफ, जिन्होंने 1809 में किसके साथ? पंजाब में, लाहौर में कौन थे? पंजाब में कौन थे? हाँ, पंजाब में थे रणजीत सिंह। कौन थे? पंजाब में थे रणजीत सिंह। रणजीत सिंह कहां थे? पंजाब में राजा थे वहां के। उनके साथ 1809 में क्या की थी? मेटकॉफ ने लाहौर की संधि की थी। हम देखते हैं लाहौर की संधि में क्या था कि अंग्रेज पंजाब पर हमला नहीं करेंगे। ठीक है, मेटकॉफ और शांति कायम रहेगी। ठीक है, अब भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो, ये तो हमने देख ली, लॉर्ड मिंटो सेकंड थे। ठीक है, और भारत सचिव कौन थे? भारत सचिव थे, कौन थे भारत सचिव? मार्ले। लॉर्ड मॉर्ले। ठीक है, तो इन दोनों के प्रयासों से, इन दोनों ने जो रिकमेंडेशंस दी थी उसके आधार पर इसे क्या बोला गया? एक दूसरा नाम क्या था इसका? भारत परिषद जो अधिनियम हम पढ़ रहे हैं, इसका एक अन्य नाम क्या था? तो इसका अन्य नाम क्या था, जो कई बार पूछ लेते हैं कि जैसे मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले आपको परीक्षा में अगर दे दिया जाएगा मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष लाया गया, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यदि आप केवल 1909 के अधिनियम के आधार पर इसे याद रखते हैं, क्योंकि इसका अन्य नाम है मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, जो 1919 का एक्ट है उसको हम बोलेंगे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। तो बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार और मार्ले मिंटो सुधार के सन को लेकर। तो जो भी पहली बार पढ़ रहे हैं वो इसे अच्छे से समझ लें कि ये कौन सा सुधार है, मार्ले मिंटो। और मिंटो कब आए हैं? 1905 से 1910 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। ठीक है, तो बंगाल विभाजन के बाद क्या हुआ था कि हम देखते हैं स्वदेशी आंदोलन चला था। ठीक है, अब इस मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 में लेके आ रही है, 1909 में हम देख रहे हैं, वहां 1909 में लगभग जाने से 1 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो मार्ले मिंटो सुधार में क्या क्या प्रावधान किए गए हम पढ़ते हैं। पहला प्रावधान क्या किया गया कि जो गवर्नर जनरल अर्थात वायसराय, कौन था? वायसराय। तो वायसराय की परिषद थी। ठीक है, वायसराय के पास क्या थी? केंद्रीय परिषद। केंद्रीय जो उसकी कार्यकारिणी थी, या कहें वायसरॉय की काउंसिल, वायसरॉय की कार्यकारी परिषद में क्या किया गया? वायसरॉय की कार्यकारी परिषद में प्रथम भारतीय
प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये क्या थे? गवर्नर जनरल की काउंसिल में प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिन्हें विधि सदस्य के रूप में कैबिनेट में शामिल किया गया। किसके रूप में? विधि सदस्य के रूप में। ठीक है, ये कहां किया गया? वायसराय की परिषद में, भारत के अंदर। ठीक है, और ब्रिटेन में क्या किया गया? जो भारत सचिव था, हमने अभी तक क्लासेस लिए में हमने देखा है कि ब्रिटेन के अंदर कौन होता है? भारत सचिव, और उसकी एक परिषद होती है। ये कैबिनेट स्तर का मंत्री है वहां की संसद का, और उसकी एक परिषद होती है जिसके माध्यम से वो भारत परिषद जिसे बोलते हैं, उसके माध्यम से वो शासन या प्रशासन जो उन पर नियंत्रण निरीक्षण निर्देशन भारत में जो प्रशासन चल रहा है उसका वो कर रहा है। किसके माध्यम से? वायसराय के माध्यम से। तो इनके नीचे कौन थे? वायसराय। ठीक है, वायसराय के पास भी परिषद थी, वायसराय की काउंसिल थी, इसमें कितने सदस्य थे? 6 सदस्य हो चुके थे। वायसराय की काउंसिल थी जिसे हम बोलते हैं कार्यकारी परिषद, जिससे वो सरकार को चलाता है, या एग्जीक्यूटिव परिषद कार्यकारी जो कार्य करती है सरकार की तरह, वो थी। ठीक है, एक और परिषद थी जो विधि बनाने का कार्य करती थी, जिसमें ये सब भी पदेन सदस्य होते थे, उसे हम विधानमंडल बोल रहे हैं, जिसमें भी अध्यक्षता कौन कर रहा है? वायसराय कर रहा है। विधान परिषद। ठीक है, इस प्रकार से शासन चलता। तो भारत परिषद में यहां क्या हुआ? भारत परिषद में भी 2 भारतीय सदस्य शामिल किए गए। ठीक है, 2 भारतीय सदस्य कौन थे? पहले थे अपने केसी गुप्ता, और दूसरे थे सैयद अहमद बिलग्रामी। सैयद अहमद बिलग्रामी। ठीक है, ये 2 सदस्य जो भारतीय थे, इनको भारत परिषद में शामिल किया गया। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है, जो विधि सदस्य के रूप में वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल किए गए प्रथम भारतीय थे, इसे हम इंपॉर्टेंट मानते। कई बार प्रश्न पूछा जाता है। ये किसमें किए गए? कार्यकारी परिषद में। हालांकि हम देखते हैं कि भारतीयों को प्रतिनिधित्व तो पहले ही प्रदान किया जा चुका था, लेकिन वो उस स्तर पे नहीं था कि वो कार्यकारी परिषद में शामिल थे। ठीक है, कार्यकारी परिषद में अभी तक ये प्रथम भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, क्योंकि ये जिस प्रकार से आज हमारे यहाँ सरकार है, जो कार्यकारी है, जो कार्य कर रही है। ठीक है, हम देखते हैं कार्यपालिका होती है, व्यवस्थापिका होती है, और न्यायपालिका होती है। तो हम कार्यपालिका था सरकार जो कार्य करती है, जिसके पास सारी शक्तियां होती है, वो कार्यकारी परिषद में प्रथम भारतीय का आना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए ये प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है। हालांकि इससे पहले ही हम देखते हैं कि जो इससे 1892 के पहले के एक्ट है, उसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। ठीक है, लेकिन इस स्तर पर पहली बार वायसराय की कार्यकारी परिषद में उन्हें प्रथम भारतीयों को एक विधि सदस्य के रूप में लाया गया है। ठीक है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एक महत्वपूर्ण बात जो इसमें जीके में हमेशा पूछी जाती है, कई पेपरों में पूछा गया है, कि सांप्रदायिक निर्वाचन, अर्थात इसमें क्या किया गया? सांप्रदायिकता का हमने पहले पढ़ा, फूट डालो। इसमें हमने पहले पढ़ा कि फूट डालो राज करो की नीति जो थी, इस एक्ट में झलक कर आती है। ठीक है, अंग्रेजों की नीति जो 1905 में बंगाल का विभाजन किया, और फिर 1909 में जो ये एक्ट आया, इसमें उनकी फूट डालो राज करो की नीति नजर आती है। तो उसमें क्या किया गया? इन्होंने क्या किया? ठीक है, इसमें उन्होंने क्या किया? मुस्लिमों के लिए
पृथक निर्वाचन की व्यवस्था। मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन अर्थात मुस्लिमों के लिए क्या कर दिया, पृथक एवं सांप्रदायिक ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत यहां पर हो गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का अर्थ है मुस्लिम प्रतिनिधि का चुनाव मुस्लिमों द्वारा ही किया जाना था। ठीक है, इसी को हम देखेंगे कि आगे जाकर ये लोग इसी को विस्तार देंगे अगले एक्ट्स में, और इस प्रतिनिधित्व को जो ये इन्होंने मुस्लिमों के लिए जो सांप्रदायिक निर्वाचन है इसको आगे जाकर ये और भी विस्तार देंगे और बढ़ाएंगे, जिसमें सिख और दलित और सभी धर्म अलग अलग शामिल होंगे, जिसमें यूरोपीय, आंग्ल, भारतीय को भी ये लोग शामिल करेंगे। लेकिन 1909 के एक तक इन्होंने केवल मुस्लिमों के लिए प्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि बजट पर क्या किया गया। ठीक है, बजट पर पहले प्रश्न पूछने का अधिकार था। हमने देखा था कि 1892 में बजट पर प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन उस पर विस्तृत प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, और जो बजट था उस पर जो मंत्री थे या जिसके अधीन था वो उसका जवाब देने के लिए कोई बाध्यता नहीं थी। लेकिन अब क्या कर दिया कि बजट पर आप विस्तृत प्रश्न पूछ सकते थे, विस्तृत प्रश्न और अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे। मतलब पूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे। बजट पर पूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे। ठीक है, ठीक है, बजट पर विस्तृत प्रश्न पूछ सकते थे, ये तो हमने देख ही लिया है। अब देखिए, जो केंद्रीय हमने भी देखा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन या सांप्रदायिक पद्धति की शुरुआत की। अब देखिए, जो मुस्लिम श्रेणी के लिए पद्धति की शुरुआत तो की, लेकिन जो विधानसभा या प्रांतों में या केंद्र में जो विधानमंडल है उसमें क्या किया गया, तो हमने जो पिछले एक था उसमें देखा कि प्रांतों से 5 गैर सरकारी सदस्यों को चुनाव कहाँ होना था, केंद्रीय परिषद में। तो पहले क्या होता था कि केंद्रीय परिषद 16 से 20 व्यक्तियों को केंद्रीय परिषद में संख्या उनकी निर्धारित थी। ठीक है, अब क्या किया गया कि केंद्रीय विधान परिषद, केंद्र और प्रांत में क्या किया गया, जो विधान परिषद थी उसमें जो अतिरिक्त सदस्य थे, कौन से अतिरिक्त सदस्य, इनकी संख्या में क्या की गई, वृद्धि की गई। अतिरिक्त सदस्यों को 16 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 60 कर दिया। ठीक है, और 9 सदस्य पहले से जो थे गवर्नर जनरल को लेकर, तो टोटल कितने हो गए, टोटल 69 सदस्य। अब कितने सदस्य हो गए, 69 सदस्य विधान परिषद में किसमें हो गए, ये हो गए केंद्र। ये जो मैं संख्या बता रहा हूं ये कहां है, केंद्र में। ठीक है, इसी प्रकार से राज्यों में भी संख्या बढ़ा दी गई। राज्यों में हालांकि संख्या सब जगह अलग अलग मिलती है, जैसे उत्तरी प्रांत, बिहार, वहां 47 मिलती है, जैसे पंजाब में 25 की गई। ठीक है, अलग अलग संख्या की गई। और साथ ही जो प्रतिनिधित्व के मामले में जैसे मुस्लिमों को पृथक से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई, इसी प्रकार से विश्वविद्यालय और जमींदार, विश्वविद्यालय और जमींदारों को भी क्या कर दिया गया, प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इनको क्या दिया गया, प्रतिनिधित्व दिया गया विधान परिषदों में। ठीक है, प्रतिनिधित्व दिया गया कहां, विधान परिषदों में।
हालांकि जो पावर्स थी वो किसके पास थी, सारी वायसराय के पास थी, संपूर्ण शक्तियां किसके पास थी, वायसराय के पास थी। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि प्रतिनिधित्व को बढ़ाया गया और जमींदार और विश्वविद्यालय में भी प्रतिनिधित्व दिया गया। हम देखते हैं कि 1919 के एक्ट में क्या प्रावधान किए जाएंगे, क्योंकि इस एक्ट के बाद हम देखते हैं कि गांधी जी का भी आगमन हो जाता है और प्रथम विश्व युद्ध की भी शुरुआत 1914 में हो जाती है इसके बाद। तो और साथ ही हम देखते हैं कि 1916 में जो गरम दल है और नरम दल है वो दोनों क्या होंगे, एक हो जाएंगे। लखनऊ पैक्ट होगा, लखनऊ समझौता, ये आप सब इतिहास में पढ़ेंगे, लखनऊ समझौता। ठीक है, इस समय कौन थे, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, इन गरम दल और नरम मिलकर ही गरम दल और नरम दल, और हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग भी साथ में होगी। 1916 में लखनऊ समझौता होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं 1919 का एक्ट। तो देखिए 1919 के एक्ट में क्या था, भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, ये जो भारत शासन अधिनियम है इसमें उत्तरदायी शासन को क्या किया जाएगा, उत्तरदायी शासन देने की कोशिश की जाएगी। बेसिकली हुआ क्या कि 1916 के समय हम देखते हैं कि भारत में क्या चला था, होम रूल लीग आंदोलन चला था, जिसमें क्या मांग की गई थी, उत्तरदायी शासन की मांग की गई थी। होम रूल लीग आंदोलन बेसिकली एनी बेसेंट और साथ में कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट ये एक आयरिश महिला थी, कहां की थी, आयरलैंड की। तो ये जो एनी बेसेंट थी ये क्या मांग कर रही थी, होम रूल लीग आंदोलन जो इन्होंने चलाया था उसके अंदर क्या मांग कर रही थी, ये मांग कर रही थी किसकी, उत्तरदायी शासन की, और जो स्थानीय भाषा में शिक्षा की मांग कर रही थी। तो इसमें इनके साथ कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने भी होम रूल आंदोलन में सहयोग किया था और स्वयं भी आंदोलन चलाया था। इनके जो अधिकतर प्रभाव कहां था, मद्रास वाले क्षेत्र में। ठीक है, हालांकि पूरे भारत में था लेकिन मद्रास में एनी बेसेंट ने ये आंदोलन चलाया था। ठीक है, उस समय बाल गंगाधर तिलक का कद कांग्रेस में बहुत ही बड़ा हुआ करता था। ठीक है, हम देखते हैं कि बाल गंगाधर की मृत्यु जब 1920 में जब हो जाएगी तब गांधी जी का कद, फिर उनका प्रभाव हमें कांग्रेस पर दिखाई देगा। उससे पूर्व बाल गंगाधर तिलक ही कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे। ठीक है, तो होम रूल लीग आंदोलन के बाद क्या होगा, 1917 का समय। इस समय क्या होगा, भारत सचिव थे मॉन्टेग्यू। भारत सचिव कौन थे, मॉन्टेग्यू। ठीक है, तो ये भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को क्या किया, भारत को उत्तरदायी शासन देने के लिए क्या लेकर आए, अगस्त घोषणा। इसे क्या बोलते हैं, अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा। ठीक है, ये कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अगस्त घोषणा की तारीख आपको याद रखनी है। और अगस्त घोषणा में क्या किया गया था, अगस्त घोषणा में भारत में उत्तरदायी शासन की मांग को स्वीकार किया गया था। उत्तरदायी शासन को स्वीकार किया। ठीक है, पहली बार उत्तरदायी शासन को स्वीकार किया। अब क्या होता है कि जो अगस्त घोषणा है इसके साथ में आप देखेंगे एक अगस्त प्रस्ताव होता है।
ठीक है। तो अगस्त प्रस्ताव और अगस्त घोषणा एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, आप इन्हें मिक्स न करें। आगे जो आप इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास में आपको अगस्त प्रस्ताव मिलेगा, ठीक है। तो अगस्त प्रस्ताव से अगस्त घोषणा को आप मिक्स नहीं करेंगे, अगस्त प्रस्ताव बाद में आएगा, ठीक है। तो और साथ ही जो उस समय तत्कालीन भारत के गवर्नर कौन थे या वायसराय कौन थे? वायसराय थे चेम्सफोर्ड। तुम देखते कि मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड क्या है? वायसराय है। और 20 अगस्त 1917 क्या होती है? अगस्त घोषणा, ठीक है। तो इन दोनों के नाम पर इसका दूसरा नाम क्या है? जैसे हमने मार्ले मिंटो सुधार पढ़ा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, क्या थे ये? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं एक बार, ठीक है। तो अब हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। तो हमने क्या पढ़ा था? क्या हुआ सबसे पहले? 20 अगस्त 1907 में क्या हुआ? अगस्त घोषणा की। किसने? अगस्त घोषणा किसने की? जो भारत के सचिव थे, भारत सचिव ने की। कौन थे भारत सचिव तत्कालीन? भारत सचिव थे मॉन्टेग्यू। और इन्होंने क्या घोषणा की? उत्तरदायी शासन की। इन्होंने मांग को, मतलब उत्तरदायी शासन को स्वीकारा पहली बार। उत्तरदायी शासन हम भारत को देंगे, ठीक है। तो उत्तरदायी शासन को इन्होंने स्वीकार किया, ठीक है। उत्तरदायी शासन जिस प्रकार से हम किसी के प्रति जवाबदेह होते, जनता के प्रति जवाब देते हैं या संसद के प्रति जवाब दे होते, ठीक है। और हम उसमें पारदर्शिता लेकर आते हैं प्रशासन में। तो उत्तरदायी शासन की मांग को स्वीकार किया। तो हम देखते हैं इसका दूसरा नाम क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसे क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी इसे कहा जाता है। तो मॉन्टेग्यू कौन थे? मॉन्टेग्यू थे भारत सचिव। कौन थे? भारत सचिव। और चेम्सफोर्ड कौन है? वायसराय, ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण कार्य सरकार ने क्या किया कि जो प्रशासनिक क्षेत्र था, प्रशासन में क्या किया गया? जो केंद्रीय, जो स्टेट और केंद्र के जो कार्य थे उनमें बंटवारा कर दिया, अर्थात स्टेट और केंद्र के विषयों को बांट दिया गया। जिस प्रकार से आज हम देखते हैं समवर्ती सूची, राज्य सूची और अवशिष्ट सूची, जिस प्रकार से केंद्र सूची, राज्य सूची और अवशिष्ट सूचियां हैं, उसी प्रकार से यहां पर क्या कर दिया? केंद्र व राज्य के विषयों को विभाजित कर दिया गया। क्या शासन में क्या किया गया? केंद्र व राज्य विषयों को, किसके विषयों को? राज्य के विषयों को क्या कर दिया? विभाजित कर दिया। विषयों का विभाजन हो गया। तो विषयों का विभाजन हो गया, अर्थात प्रांतों को भी शक्तियां दी गई या प्रांतों को भी शक्तियां मिल गई। इसमें क्या आंशिक रूप से संघीय व्यवस्था हमें नजर आती है। क्या नजर आती है? आंशिक रूप से। हालांकि ये एकात्मक ही व्यवस्था है बनी हुई है, क्योंकि सब कुछ जो है वो किसके पास है? वायसराय के पास है। संघीय व्यवस्था की इसमें क्या नजर आती है? हमें आंशिक रूप से झलक नजर आती है। अब जो केंद्र व राज्य के विषयों का विभाजन कर दिया गया, हम देखते हैं राज्य के किसका? विषयों का विभाजन कर दिया गया। अब प्रांतों में क्या किया गया? जो राज्य हैं प्रांत में क्या किया गया
कि प्रांत में जो विषय हैं, ठीक है, प्रांत के विषयों को फिर से दो भागों में विभाजित कर दिया। ठीक है, प्रांतीय विषयों को, प्रांतीय जो विषय हैं उन्हें फिर से दो भागों में कर दिया। एक थे कौन से, आरक्षित, आरक्षित विषय। आरक्षित विषय कौन से थे, ये अधिक महत्वपूर्ण विषय थे जिनका प्रशासन कौन करता था, गवर्नर। ठीक है, प्रशासन हालांकि गवर्नर ही सभी क्या करेगा। हम देखते हैं कि वायसराय या गवर्नर जनरल केंद्र में थे और प्रांतों में कौन थे, गवर्नर। तो ये ध्यान रखें कि गवर्नर जो था, गवर्नर किसके माध्यम से कर रहा है, अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से इन विषयों का शासन या जो प्रशासन करेगा। ठीक है, तो कौन कौन से विषय थे जो अधिक महत्वपूर्ण के थे, जैसे सुरक्षा संबंधित या सेना से संबंधित। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि सैन्य या राजस्व के जो मामले थे। ठीक है, जो महत्वपूर्ण विषय थे। ठीक है, उसके बाद क्या था कि एक जो हस्तांतरित विषय थे, कौन से विषय, एक क्या, हस्तांतरित। ठीक है, तो हम देखते हैं हस्तांतरित में क्या किया गया। हस्तांतरित में बेसिकली जो गवर्नर था, शासन वही कर रहा है। ठीक है, तो गवर्नर जो अपनी जो शासन कर रहा है वो किसके माध्यम से कर रहा है, अपने मंत्रियों के माध्यम से। प्रशासन या शासन करेगा। ठीक है, लेकिन ये जो मंत्री हैं, ये किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, जो विधान मंडल है या विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होंगे। विधान, आप समझ रहे हैं इसके जो बेसिक डिफरेंस है कि ये विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी हैं, प्रति उत्तरदायी हैं। ठीक है, और जो गवर्नर की एक कार्यकारी परिषद है, ठीक है, जो कि विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वो स्वायत्त है। और जो मंत्रियों के माध्यम से कर रहे हैं, ये अपेक्षाकृत कम महत्व के विषय हैं, जैसे सफाई व्यवस्था हुई या जो भी, जो बिल्कुल कम विषय, जिनमें एकदम कहें कि कोई महत्वपूर्ण विषय जो नहीं है। ठीक है, तो जो ये प्रांतीय विषय इस प्रकार से दो भागों में बांट दिए गए। तो प्रशासन किस तरह से हुआ, डायआर्की हो गया, अर्थात दो जो व्यवस्था हुई, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जो द्वैत शासन व्यवस्था। द्वैत शासन व्यवस्था, हालांकि ये इतनी सफल नहीं हो सकी, लेकिन इसको जो द्वैतवाद शासन व्यवस्था बोलते हैं, तो कई बार प्रश्न इस पे पूछा गया है कि द्वैत शासन व्यवस्था प्रांतों में किस एक्ट के द्वारा लाई गई। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि द्वैत शासन व्यवस्था प्रांतों के अंदर 1919 के एक्ट के द्वारा लाई गई। ठीक है, द्वैत शासन व्यवस्था हम देखेंगे कि 1935 के एक्ट में इस द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा और प्रांतों से समाप्त कर ये द्वैत शासन व्यवस्था कहां ले आई जाएगी, केंद्र में। ठीक है, तो अभी जो द्वैत शासन व्यवस्था ली आई, इसके अतिरिक्त क्या किया गया, प्रशासन राज्य, ये जो विधान परिषद के मामले में और क्या किया गया कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था हो गई।
द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। 2 सदन होंगे अब केंद्र में, जिस प्रकार से वर्तमान में राज्यसभा और लोकसभा है, उसी प्रकार से कौन से 2 सदन होंगे? लोकसभा, राज्यसभा। हालांकि तब जो है राज्य परिषद और विधानमंडल उस समय कहा जाता था, लेकिन जो वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा की तर्ज पर 2 विधानमंडल, 2 सदन, द्विसदनीय व्यवस्था ये हो गई। तो आपको ये भी याद रखना है कि 2 सदन कब से लागू हुए हैं, द्विसदनीय व्यवस्था कब से हुई है, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न अपने आप में बनता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जो वायसराय है, वायसराय की जो हमने पिछले जो एक्ट है उसमें क्या देखा था कि वायसराय की जो परिषद थी, काउंसिल थी, उसमें एक भारतीय सदस्य को शामिल किया गया था। ठीक है, तो जो वायसराय की अब ये जो परिषद है 6 सदस्यीय परिषद थी। वायसराय की जो परिषद है इसमें कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य। 6 सदस्य, इसमें से 3 सदस्य भारतीय होना आवश्यक था। ठीक है, 3 सदस्य भारतीय, अर्थात उनकी सदस्यों की वृद्धि की गई, भारतीयों की वृद्धि, उसमें प्रतिनिधित्व को बढ़ाया गया, भारतीयों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया गया। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि और क्या किया गया। एक केंद्रीय, क्या किया गया कि केंद्रीय जो संघ लोक सेवा आयोग, जिस प्रकार से आज यूपीएससी कार्य कर रहा है, ठीक है, जो आईएएस वगैरह की परीक्षा कर रहा है, उसी प्रकार से केंद्रीय संघ लोक संघ नहीं थे, केंद्रीय लोक सेवा आयोग क्या था, क्योंकि अभी तक संघ नहीं बनाया गया। 1900 केंद्रीय लोक सेवा आयोग। तो वायसराय की परिषद में 6 सदस्य और 3 सदस्य भारतीय। और केंद्रीय जो लोक सेवा आयोग है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग में आयोग की स्थापना की गई। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की मतलब गठन का प्रावधान किया गया था। स्थापना उसकी कब हुई थी? 1926 में। कब हुई थी? 1926 में। तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में हुआ, जो जिसका कार्य क्या था? लोक सेवकों की या सिविल सर्वेंट्स की भर्ती करना। ठीक है, और साथ ही क्या हुआ? साथ ही क्या किया गया? साथ ही देखिए लंदन के अंदर, कहा? लंदन में एक क्या किया गया? भारतीय उच्चायुक्त की स्थापना की गई। उच्चायुक्त हाई कमीशन। ठीक है, हम देखते हैं जैसे आज हमारे उच्चायोग बने हुए अलग अलग राष्ट्रों में, इस तरह भारतीय उच्चायुक्त की स्थापना कहां की गई थी? पहली बार लंदन के अंदर की गई थी। और जो भारत सचिव जो कुछ कार्य करते थे, उन कार्यों का बंटवारा किसके साथ किया गया था? भारतीय उच्चायुक्त के साथ। कुछ कार्य इन्हें दे दिए गए थे भारत सचिव के। ठीक है, वहां देखते हैं भारतीय उच्चायुक्त की स्थापना की गई थी। ठीक है, साथ ही हम देखते हैं बजट, जो केंद्र और राज्य का बजट है, इसे पहली बार क्या कर दिया गया? पृथक कर दिया गया। अर्थात केंद्र राज्य अपना स्वयं का बजट पृथक से बनाएंगे। वो केंद्र पहले क्या करता था कि केंद्र ही पूरा बजट बनाता था, लेकिन अब राज्यों को या प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई कि वो स्वयं का बजट बनाएंगे। ठीक है, साथ ही क्या किया गया? एक रॉयल कमीशन। ठीक है, इसे मैं एक बार हटा देता हूं। ठीक है, तो हमने अभी तक देखा कि जो केंद्रीय बजट था, केंद्रीय बजट से प्रांतों के बजट को, किसको? प्रांतों के बजट को क्या कर दिया गया? पृथक कर दिया गया। ठीक है, प्रांत अपना बजट पृथक से अलग से बनाएंगे। ठीक है, ठीक है।
अब हमने देख लिया कि जो विधानसभा है या विधानमंडल है केंद्र में, प्रांत में, उनमें किस प्रकार से उनके विषयों में बंटवारा किया गया, प्रशासन के प्रशासनिक विषयों में बंटवारा किया गया। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था कि उनकी जो संख्या थी सदस्यों की वो बढ़ाई गई थी, और साथ ही पिछली बार क्या किया गया था, सांप्रदायिक निर्वाचन दिया गया था। तो हम देख लेते हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन के बाद इसमें निर्वाचन में क्या क्या किया गया। तो निर्वाचन में हम देखते हैं, तो इसमें फर्स्ट टाइम क्या क्या किया गया, प्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान इसमें किया गया, और साथ ही क्या किया गया, जो प्रत्यक्ष निर्वाचन के साथ में क्या किया गया, जो सांप्रदायिक निर्वाचन था इसका विस्तार किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया, और विस्तार किस प्रकार से किया गया कि अब किस किस को उसमें शामिल कर लिया गया। पहले मुस्लिमों के साथ किस किस को शामिल किया गया, मुस्लिमों को तो था ही सही, मुस्लिमों के अतिरिक्त सिख, हम देखते हैं सिख के बाद थे आंग्ल भारतीय, सिख के बाद देखिए ईसाई, आंग्ल भारतीय, और यूरोपीय। ठीक है, सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय, ये सब इसमें शामिल कर लिए गए। आंग्ल भारतीय कौन थे, जिनके माता या पिता एक कोई भी अंग्रेज रहा हो या हैं। ठीक है, वो वैसे व्यक्ति आंग्ल भारतीय थे। ठीक है, तो सांप्रदायिक निर्वाचन के साथ ही निर्वाचन का जो प्रत्यक्ष निर्वाचन का अधिकार दिया गया, इसमें क्या प्रावधान किया गया था, निर्वाचन का अधिकार सीमित मात्रा में दिया गया था। ऐसा नहीं है कि वर्तमान की तरह सभी लोगों को उस समय निर्वाचन का अधिकार था, वोट का अधिकार था। ठीक है, तो अब देखिए कितनी मुश्किल से निर्वाचन का अधिकार मिला है, फिर भी लोग उसे यूज नहीं करते। तो जो निर्वाचन का अधिकार था वो किस प्रकार से दिया गया कि संपत्ति, ठीक है, संपत्ति या शिक्षा के आधार पर निर्वाचन का वोट डालने का अधिकार दिया गया था। और इस निर्वाचन के अधिकार में देखते हैं कि केवल 10% व्यक्ति, 10% भारत के व्यक्ति ही इसमें शामिल हो पाए थे, क्योंकि जो संपत्ति का यार उसका अधिकार था उसमें वार्षिक आय को आधार माना था, जिसमें 10,000 रुपए वार्षिक आय का भी प्रावधान था। कितनी, 10,000, जिसकी वार्षिक आय थी उसे शामिल किया गया था। तो 10,000 उस समय बहुत बड़ी राशि होती थी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसके बाद क्या किया गया, ये पूरा जो हमने एक्ट बढ़ा। ठीक है, इसके बाद इसकी समीक्षा के लिए 1919 के एक्ट की जो समीक्षा के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था कि रॉयल कमीशन, कि इसके बाद क्या किया जाएगा, 10 वर्षों बाद, इस एक्ट के 10 वर्षों बाद क्या किया जाएगा, एक रॉयल कमीशन बनाया जाएगा। ठीक है, क्या बनाया जाएगा, एक रॉयल कमीशन। और ये रॉयल कमीशन क्या करेगा, इसकी सफलता की जांच करेगा, किसकी, 1919 के एक्ट की। तो अब देखो 10 वर्षों बाद बताया था, लेकिन हम देखते हैं कि ये 8 वर्षों में, लगभग 2 वर्ष पहले ही 1927 में ही क्या हो गया, रॉयल कमीशन बना लिया। और रॉयल कमीशन का नाम क्या था, साइमन। ये कौन सा था, साइमन कमीशन, जो भारत कब आया, 1928 में। ठीक है, नवंबर 1927 चला था लगभग, और 1928 में भारत में आया था, और 1929 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी, अपनी रिपोर्ट पेश की थी। साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, सर जॉन साइमन। उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, साइमन कमीशन, सर जॉन साइमन।
ये कौन थे? इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, 6 सदस्य ये कमीशन था। और इस साइमन कमीशन ने हालांकि भारतीयों के लिए अच्छा रिपोर्ट दी थी, लेकिन भारतीयों ने इसका विरोध इसलिए किया था क्योंकि इस साइमन कमीशन में जितने भी व्यक्ति या सदस्य थे वो सब क्या थे? अंग्रेज थे। और वो किसके शासन को जज करने आ रहे थे, या किसके ऊपर उत्तरदायी शासन के, किसके शासन को? भारतीयों के जो प्रांतों में उन्हें स्वायत्तता दी गई थी या उत्तरदायी शासन की जो देने की कोशिश की गई थी, उसको क्या करने आ रहे थे? वो जांच करने आ रहे थे कि भारतीयों ने अच्छे से प्रशासन किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए उसका पुरजोर विरोध किया गया। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया 1919 का। इसके बाद हम पढ़ेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का भारत का स्वतंत्रता का अधिनियम। ठीक है, और साथ ही इसमें जो सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया था, इसमें सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय, यूरोपीय, वो महिलाओं को भी, ठीक है, पहली बार किसको? महिलाओं को भी निर्वाचन के अधिकार दिए गए थे। ठीक है, महिलाओं को भी निर्वाचन के अधिकार दिए गए। जिन भी बच्चों को ये कक्षाएं समझ आई हो या अच्छा लगा हो, ठीक है, तो वो इसे शेयर भी करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम अधिक से अधिक वीडियो अपने इस चैनल पर लेकर आएं। ठीक है।